कैमरा ऑन कर। कैमरा ऑन कर। कैमरा Hi everyone, can you hear us? Perfect. Sama का इंट्रो तो क्या अपने साथ। Okay, so Hi everyone, with us today we have Osama Iqbal. He has HRBP Bold Mind, and he'll be talking about how you can ace interview and how you can succeed in every interview that you give, both technical and behavioral. Over to you, Osama. thank you so much, Aisha. It's now okay. Perfect. So, hello to everyone. Assalamu alaikum. So, today topic is the psychology of interview, how to influence, impress, inspire. इस टॉपिक को जब मैंने बोला तो आपके माइंड में क्या गया? कैन एनीवन एक्सप्लेन? Yeah, you can speak. Anyone wants to explain? ओके, नो वरीज. सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा. 3 वर्ड्स मेंशन है कि इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस एंड इंस्पायर. कैन यू एनीवन एक्सप्लेन कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, इम्प्रेस क्या होता है और इंस्पायर क्या होता है? एनीवन? आई एम ऑडिबल? ओके. ओके, आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा इम्प्रेस से, कि हम अमूमन एक वर्ड इम्प्रेस का यूटिलाइज कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे. इम्प्रेस, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ यार, वो बहुत अच्छा था. इम्प्रेस का वर्ड हमेशा हम यूटिलाइज करते हैं वाव के लिए, कि हमें किसी का कोई एक्शन बहुत अच्छा लगा. इन्फ्लुएंस का वर्ड तब यूज होता है जब हमारा थॉट पैटर्न को चेंज कर दे. लाइक एक चीज को मैं एक वे से सही समझता हूँ कि यार ये इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से काम होता है. कोई दूसरा पर्सन मुझे समझाने लग जाए कि यार ये तरीका भी है, और मुझे उसका मेथड बहुत पसंद आने लग जाए, तो ये होती है इन्फ्लुएंस. इंस्पायर होता है कि अ, आपकी थॉट पैटर्न को लॉन्ग टर्म के लिए चेंज कर दिया जाए. अब यहाँ बात आती है कि हम डेली बेसिस पे इंस्पायर और इम्प्रेस में ना समहाउ यू कैन से कि सिमिलर ही कंसिडर कर रहे होते हैं. इंस्पायर होता है कि आप किसी पर्सन से लॉन्ग टर्म के लिए आपका इंस्पिरेशन, जैसे एक वर्ड यूज होता है इंस्पिरेशन. मेरी इंस्पिरेशन एचआर के अंदर कौन है, मेरी इंस्पिरेशन मेरी रेलेवेंट फील्ड के अंदर कौन है, वो रोल मॉडल जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स इंस्पायर. अच्छा, साइकोलॉजी को मैं इंटरव्यू से इसलिए अटैच करना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू भी है ना एक तरह की कन्वर्जेशन होती है, बट ये किस तरीके से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये होती है स्ट्रैटेजिकली कन्वर्जेशन. आप स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को लेके चल रहे होते हो.
डिस्कशन तो आप चाय के खोखे भी कर रहे होते हो, कैफे में भी बैठ के कर रहे होते हो, बट वो डिस्कशन एक डिफरेंट है। डिस्कशन बिजनेस डील्स के अंदर भी हो रही होती है, वो डिस्कशन डिफरेंट है। बात पर्सपेक्टिव की है। जब हम अपनी सेंसेशन को मीनिंग देते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव बनता है। किसी भी चीज को मीनिंग देने के बाद जो चीज बनती है वो मैटर कर रही होती है हमारे लिए। इंटरव्यू भी ऐसे ही है, कन्वर्सेशन है, जस्ट टेक इट नॉर्मल, बट डिफरेंस है पर्सपेक्टिव का। बेसिकली कैन यू एनेबल इट, मूव फॉरवर्ड, नहीं हो पा रही, स्लाइड मूव नहीं हो रही। लेट मी गिव एन एग्जांपल। होगी या ओके। स्ट्रेटेजिकली आप डिस्कशन कर रहे होते हो। अब एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेरी भी होंगी, एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दूसरे की भी होंगी। जब इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू और इंटरव्यू दोनों सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। इंटरव्यू जो देने आया है वो सोचता है मुझे जॉब मिलेगी, मेरे लिए ड्रीम कंपनी है, इस कंपनी में मेरे लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। और इंटरव्यू कहता है यार इस बंदे में ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। शॉर्टर टाइम के अंदर दोनों ही अपनी जो एक्सपेक्टेशंस को एवेल्युएट कर रहे होंगे। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, मोर रिलेटेड टू एचआर, समहाउ एचआर बट मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंप्रेशन, नॉन वर्बल गेस्चर, कैसे आपने रैपो बिल्ड करनी है, अपने आंसर्स को फ्रेम करना है, टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने कैसे उनका आंसर देना है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग और परसुएशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, नॉट ओनली फॉर योर इंटरव्यू बट आप किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंप्रेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप एक रिज्यूमे बिल्ड करते हैं, उसमें आप एक अपनी समरी देते हैं 4 से 5 लाइन की। इटसेल्फ वो एक आपका आपका एक होता है कि आप कैसे अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो। तो 30 सेकंड एलिवेटर पिच भी सेम लाइक दैट है कि आपके पास ऑलमोस्ट 1 मिनट से 1.5 मिनट होता है जिसके अंदर आपको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। 30 सेकंड के अंदर आपको वैल्यूएट कर लिया जाता है कि यार एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज। उसमें आपको एक्सप्लेन ये करना होता है कि यार हु यू आर, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। इंटरव्यू देने बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, आप अकेले नहीं होगे। आजकल तो वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है, तो एक्चुअली आपको उधर बैठ के अपने आप को बेचना है। अगर बात करूं साइकोलॉजी की, जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं ना, ये आपकी चीज़ आती है प्रैक्टिस के साथ। अब एक फिनोमिना है, एक थेरेपी भी यूज होती है जिसे कहते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आपको याद हो, जब आप पहले दिन हम स्कूल गए होगे, ऑब्वियसली आप थोड़े डरे डरे भी होगे, आपको रास्ता भी नहीं पता होगा कि यहाँ से जाना है, इस गली में टर्न करना है, फिर इस गली में टर्न करना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है। आपके आपके न्यूरॉन्स को नहीं पता, क्योंकि जब जब भी कोई आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, इमीडिएट आप जिम जाते हो तो पहले दिन आपसे डंबल नहीं उठाए जाते सही से, पहले दिन आपसे पुशअप नहीं लगते, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स ट्रेन नहीं है। अब वो न्यूरॉन्स कैसे ट्रेन होते हैं? वो आते हैं विद अ प्रैक्टिस, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। आपके न्यूरॉन्स तब डेवलप होते हैं जब आपकी लर्निंग न्यू स्टार्ट होती है, और एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है ये। इसमें मैं एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगा। अगर किसी को पता हो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कॉन्शियस का, एनीवन कैन एक्सप्लेन कि कॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस क्या होता है? ओके ओके। कॉन्शियस होता है, अगर कॉन्शियस की बात की जाए, इसे उर्दू में कहते हैं शाऊर। लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्शियस पार्ट जो माइंड का है वो एक्टिव है, अनकॉन्शियस मुझे डेटा दे रहा है।
अब इसके बिटवीन एक लॉजिकल रीजनिंग की लेयर भी होती है कि मुझे क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी। कॉन्शियस को ये सब कुछ मालूम है, आपको अपने अनकॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ता है, तभी जाके आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस सिग्नल्स। आपको ऐसे पोस्चर्स नहीं देने होते, लाइक अभी तो मेरे ख्याल से आप सारे ऑनलाइन बैठे हैं, तो वीडियो ऑन हो सकती है यहाँ से फ्रंट। ओके ओके। सो मैं आपको माइंड वीडियो, नहीं नहीं, मैं अपनी कह रहा हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स सपोज मैं एक चेयर पे बैठा हूँ ऐसे, और मेरा पोस्टर ये है बिल्कुल। इज दैट अप्रोप्रिएट? कभी भी नहीं। अगर मेरा पोस्टर ये है, मेरे शोल्डर्स रिलैक्स हैं, मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन है, तो अगला पर्सन मेरी बात सुनेगा भी और अपनी सुनाएगा भी, बिकॉज वो इंटरेस्टेड होगा कि यार आपका जो पोस्चर है, आपकी आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि यार यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, और बात इस पर्सन से की जा सकती है, वो आपको टाइम भी ज़्यादा देगा। अगर आपके इंटरव्यू लेट्स सपोज 30 मिनट का रखा गया है, स्केड्यूल है 30 मिनट का, और आपको 5 से 7 मिनट में वाइंड अप कर दिया है, क्या इट मीन्स आपका इंटरव्यू कभी भी अच्छा नहीं किया, उन्हें आप पसंद ही नहीं आए। अगर वो इंटरव्यू प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होता है या सम टाइम ओवर भी हो जाता है, तो वो एक पॉजिटिव थिंग होती है। ये कुछ नॉन वर्बल गेस्चर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू स्किल को यू कैन से के इनहेंस कर सकते हैं। अदर देन दैट, स्माइल विद इंटेंट। ये चीज़ मैंने सीखी थी अपने एक रूममेट से। मुझे इसका स्टार्ट के अंदर आइडिया नहीं था, जब मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था। वो इंटरव्यूज के अंदर मेरे सामने इंटरव्यूज देता था, और उसके चेहरे पे ना एक स्माइल रहती थी जब वो इंटरव्यू दे रहा होता था। और वो क्लाइंट के साथ, अपने इंटरव्यू के साथ इतना फ्रैंक हो जाता था कि एट द एंड वो उस इंटरव्यू को क्रैक कर जाता था आराम से, विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल। कुछ क्वेश्चन से नहीं भी आते थे, और वो इस स्माइल की वजह से उस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाता था कि यार ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि समटाइम आपको बल्कि मोस्टली कंपनीज आपका एटीट्यूड देख रही होती हैं कि एग्जैक्टली एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है। क्योंकि किसी पर्सन को भी ना टू बी एग्रेसिव पर्सन, और ऐसे लोग जो हर मिनट पे गुस्सा कर रहे होते हैं, किसी भी कोई भी बात उन्हें बुरी लग जाए, वो चाहिए ही नहीं। तो स्माइल से आपका एक जो रैपो बिल्डिंग है बहुत इजी होती है। इसके साथ साथ अनकॉन्शियस की बात की है तो मुझे फ्रॉइड की थ्योरी भी याद आ रही है, डिफेंस मैकेनिज्म की, जिसमें मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज्म उसने एक्सप्लेन किए हुए कि कोई भी चीज़ आती है तो वो इंसान कैसे उस लम्हे के अंदर रिएक्ट कर रहा होता है। आया वो अपने अंदर रिप्रेस कर रहा होता है, या ब्लेम डाल रहा होता है दूसरे पे, या अ, अपनी गलतियां किसी को मोल्ड करके किसी और पे डालना है उसके नहीं। तो अलॉट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो हम उस थ्योरी के अंदर दे सकते हैं। इसके साथ साथ उसकी थ्योरी में जो बड़ी मजे की चीज थी ना, वो ये थी कि इड ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट है। इड हमेशा चलती है प्लेयर प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो कहता है कि सोशल नॉर्म्स को फॉलो की जाए। और जो ईगो का आता है, तो वो एक जैसे कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेटर का काम कर रही होती है। वो एड को भी राजी करती है, वो सुपर ईगो को भी राजी करती है। वो कहती है कि यार एड ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ। सुपर ईगो कहती है मैं तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ। और बीच का रास्ता जो होता है वो निकालने की ट्राई कर रही होती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर किसी को एक लाइक मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मेरे सामने एक बर्गर पड़ा हुआ है एक टेबल के ऊपर, और मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरी एड कह रही है कि उठाओ इसको, जिसका भी है जैसा भी है मुझे चाहिए। बट सुपर ईगो कह रही है दैट्स नॉट अ राइट थिंग, कंट्रोल करो इसको।
ये वे गलत है। अब ईगो इसमें अपना रोल नहीं पाएगी। ईगो जाएगी उस रेलेवेंट पर्सन के पास, अगर वो शॉप पे है, उसको बाय करने की ट्राई करेगी। एक 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 लॉजिक क्रिएट करेगी, एक बीच का रास्ता इख्तियार करेगी जो एड को भी फुलफिल कर रहा होगा, जो सुपर ईगो को फुलफिल कर रहा होगा। अब जब आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है ना मल्टीपल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, तो उस टाइम पे आपकी एड आपको कहती है कि नेगेटिव टॉक करो, नेगेटिव टॉक करो, जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनको एक्सप्लेन एज इट इज करो। हॉनेस्ट रहने के चक्कर में हम नेगेटिविटी को ज्यादा फैला रहे होते हैं। एक्चुअली वो इटसेल्फ नेगेटिव थिंग होती है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। ये वो अगेन बात, अनकॉन्शियस को ट्रेन करना है। जो हुआ माजी के अंदर उसको आपको थोड़ा सा पॉलिश करना है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट आ गए नॉन वर्बल डूज एंड डोंट्स। सिट अपराइट, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना है आगे की तरफ। मेंटेन नेचुरल आई कांटेक्ट और नोड करते रहना है। और नोडिंग का भी एग्जांपल इस तरीके से नहीं कि नोड इस तरीके से करना है, ठहराओ ऐसे। उसके बाद आपने जो एक और चीज, अपने आर्म्स क्रॉस नहीं करने, इस तरीके से नहीं बैठना, फिजेट होकर नहीं बैठना। अगर नेक्स्ट पर्सन आपके साथ चाह रहा है आई कांटेक्ट मेंटेन करना ड्यूरिंग इंटरव्यू, ऑब्वियसली वो आपकी तरफ देख रहा होगा और आई कांटेक्ट मेंटेन करने की ट्राई कर रहा होगा, तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्डिंग रैपो एंड मिररिंग टेक्निक। रैपो फॉर्मेटिंग, रैपो बिल्ड करने का एक फॉर्मूला है, ट्रस्ट प्लस कंफर्ट। उसके बाद बनता है कनेक्शन। लेट्स सपोज आपके साथ आपका एक दोस्त है, आप उससे सब कुछ डिस्कस करते हो। उसमें मेन थिंग क्या होती है, क्यों आप उससे डिस्कस कर रहे होते हैं? अच्छे तो लोग बाकी भी हैं, आपके कुलीग्स भी हैं, बट दैट थिंग विच रियली मैटर्स कि उस बंदे पे आपको ट्रस्ट है। आप कंफर्टेबली बगैर किसी झिझक के उसके साथ चीजें डिस्कस कर लेते हो। इंटरव्यूअर को भी ऐसा ही कंफर्ट आप दें। अब बात तो मैंने कर दी कि इंटरव्यूअर को कैसे कंफर्ट देना। टू सच काइंड ऑफ थिंग्स, नॉन वर्बल गेस्चर ठीक रखने हैं, ड्रेसिंग ठीक रखनी है, उससे उलझन ना हो, और आपकी कन्वर्जेशन में एक ट्रस्ट शो हो रहा हो कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। जब आप किसी भी छोटे बच्चे को ये कहें ना कि यार हम कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो, इस तरह के सेंटेंसेस बोलो, तो ऑब्वियसली वो पर्सन खुद ब खुद अ, उसमें ट्रस्ट बिल्ड होने स्टार्ट हो जाता है। और वर्डिंग बड़े मैटर करती है। इसमें एक मूवी थी तारे जमी पर, जिसमें आमिर खान एक ट्राइब का जिक्र करता है। उस ट्राइब के अंदर एक रस्म है जिसे वो कहते हैं कि एक सर्कल में लोग जमा होते हैं, किसी भी दरख्त को वो काटते नहीं है। उस दरख्त को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ना, सुखाने के लिए, वो उस दरख्त को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों के अंदर वो पर्सन, ओ सॉरी, वो दरख्त खुद ब खुद मुरझा जाता है। सेम लाइक इंसानों के साथ भी है। अगर आपकी वर्डिंग ठीक है ना, अगर आप एक वर्ड है ओरा, किसी पर्सन को देखते ही आपको समटाइम गुस्सा आ जाता है, लेकिन किसी पर्सन को आपको देखते हुए ऑब्वियसली आता है कि यार अ, बहुत नाइस पर्सन है। क्यों? द क्वेश्चन इज दैट, क्यों? इसका आंसर है कि यार उस पर्सन का ओरा ऐसा है। लाइक इन पाकिस्तान अगर बात की जाए तो मेरे माइंड में एक पर्सन आ रहा है, लाइक इमरान खान, जिसके अबाउट बहुत ज्यादा हमारी यूथ इन्फ्लुएंस है। उसका ओरा इतना पॉजिटिव है कि जो पर्सन उसके साथ डिस्कशन कर रहा होता है या वो जब वो बोल रहा होता है, तो ऑब्वियसली हम सब उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं। द रीजन बिहाइंड कम्युनिकेशन, उसे पता है किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है, किस तरीके से अगले का ट्रस्ट बिल्ड करना है, अगले का ट्रस्ट बिल्ड करना है और अगले को कंफर्ट देना है, उसके हक में बात करनी है। साथ साथ मिररिंग टेक्निक, जिस टून के अंदर आपका इंटरव्यूअर बोल रहा है, ऑब्वियसली आपने उसी
पेस के अंदर, उसी टून के अंदर, उसी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। जैसे आप मिरर के अंदर खड़े होते हो ना, आपको अपना अक्स नजर आता है, एक ह्यूमन साइकी है। आप हमेशा अपने जैसे लोगों को पसंद करते हो। इसमें एक अलग एक साइकोलॉजी आती है, सोशल साइकोलॉजी, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इफ यू आर मुस्लिम्स, तो हमारा मुस्लिम्स का एक इन ग्रुप बन जाएगा। अगर हम एक इस परस्पेक्टिव में सोचें कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारा एक इन ग्रुप बन जाएगा। अगर हम एशियंस हैं, तो एशियंस का एक ग्रुप बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट इन ग्रुप। जो आउट ग्रुप के लोग होंगे ना, हम उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे। हमारा नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और हम नहीं चाहेंगे कि हम उनकी चीज़ों को कॉपी करें। ह्यूमन साइकी है, और अमूमन उन लोगों को निगलेक्ट ही कर रहे होंगे। तो जब अब मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यूज जब होते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, टून क्या है, पेस क्या है। अगर अगले पर्सन की कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, कि इंटरव्यू के अंदर जो अच्छा कैंडिडेट होता है ना, उसको सम टाइम इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छे कैंडिडेट को भी। अ, ये थोड़ी सी बात है जो यू कैन से कि कॉन्फ्लिक्ट वाली है, लेकिन बट रियलिटी इज दैट आप मैच नहीं कर पाते उसकी टोन को, और वो लाइकनीनेस जो होनी चाहिए, वो उसके अंदर बिल्ड नहीं होती इंटरव्यू के अंदर। तो इट्स लाइक मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। अ, नाम लेके इंटरव्यूअर का उससे उसको मुखातिब करें, बजाय सर सर सर, मैडम मैडम मैडम, आप उसका नाम लें। ये किसी भी इंसान को अगर उसके नाम से मुखातिब करते हैं, तो उसको एक अपनाइयत मिलती है, जो ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जा रही है, और आपको रैपो बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इंसान हमेशा अपने जैसे लोगों को देखने की कोशिश करता है। उसे अपने जैसा मिल जाएगा, इंटरव्यू का अपने जैसा मिल जाएगा, कि हाँ, इस बंदे में सेम वो कैपेबिलिटियां जो मैं देख रहा था, जो मेरे अंदर है। तो ऑब्वियसली मेरा उससे एक अटैचमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, आप इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, मिररिंग को, मॉक इंटरव्यूज के थ्रू आप इस चीज़ को बार बार करें। एज आई अर्ली मेंशन के एनएलपी की टेक्निक इसी यूटिलाइज होती है, कि रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपने कोलीग्स के साथ बैठें, और एक दूसरे के साथ मॉक इंटरव्यू करें। जैसा नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है, अ, वैसा वैसी पेस के साथ आप बोलें, वैसी एनर्जी के साथ आप बोलें, वैसे गेस्चर यूटिलाइज करें। कम्युनिकेशन स्टाइल, एज आई मेंशन बिफोर, कि मिरर सबटली अलाइन कम्युनिकेशन स्टाइल विदाउट ओवर डूइंग इट। ज्यादा गेस्चर शो नहीं करने, ज्यादा तेज नहीं बोलना। अगर नेक्स्ट पर्सन ऐसा बोल रहा है, तो आपको भी बोलना है। एक मेरे ख्याल से एक्टिविटी ना कर लें, एक कैंडिडेट को आयशा, क्या कोई विलिंग है, 2% चाहिए, एक एक्टिविटी करवानी है, जो करना चाहे, यू कैन रेज योर हैंड एज वेल एज टू द कमेंट। कोई है? ओके, जरफ्शा आप आ जाएं, और आप आ जाएं। ओके 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 ओके, श्योर। एक चेयर लेंगे। हाँ, उनने कहते हैं ऑन कर दें वो। बैठ जाए, आराम से। ओके।
video. Okay, so let's start. आप हैं इंटरव्यूअर और अलीना है जिसका इंटरव्यू है। आपने क्वेश्चन पूछने हैं। यू हैव 5 मिनट्स और पोजीशन आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। और अलीना इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? ओके, सो आपने जेनेरिक क्वेश्चन पूछने हैं बिहेवियरल। लेट्स सपोज आप एक कंपनी के एक्टिंग डायरेक्टर हैं और आपने एनालाइज करना है ये पर्सन मेरी कंपनी के लिए कल्चरली फिट है या नहीं। सो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। या आ जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। Okay. If anyone else other than Alina wants to volunteer, they can. शाबाश। हाँ, आ जाओ। Hi, I'm sorry. It wasn't unmuting. It's unmute now. Can you Okay, all over to hear you. me? Yeah, we can hear you. Perfect. Yeah, over to you. एक दफा फिर से आई थिंक दफा दे। ओके, अलवीना आपको टास्क की समझ लगी है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है? No, I turned it off and then turned it on, so I don't ओके know. ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। यू आर द पर्सन जो एक पोजीशन के लिए आएंगे और ही इज द गाय जो आपका Mhm. इंटरव्यू लेंगे और Okay. इन्होंने एवेल्युएट करना है आपको बिहेवियरली। और ओवर टू यू, यू हैव 5 मिनट्स डिस्कशन स्टार्ट कर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. क्या नाम है आपका? Alina Mahmood Khwaja. अलीना, आप क्या करती हैं? So basically, मैं अभी pursue कर रही हूँ MPhil Education Leadership and Management में, but I work as an education consultant. Okay, perfect. And what's been your experience इससे पहले, work experience? I worked in a couple of schools in London, and then I worked around a school, transitioning it to an IB school in Faisalabad, and currently I'm working with the Planning and Development Board, Lahore. Okay, and why do you want to work in this particular organization? I feel like when I read the job description, it fits so well with what I envision for myself. And I feel like I could be a good fit for the organization as well. Okay, what aspects of the job description or what aspect of our company's values stood out to you? Do I have to be like particular about an organization or मुझे just खुद नहीं पता कौन सी generally say organization है, that? I'm just being generic. XYZ. Let's assume it's slums. Okay. Okay, yeah. Let's assume what? Let's assume it's slums. All right. So I feel like it's a leading educational institution, and I feel like every person who's part of the team is excelling in their respective domains. So I feel like it's something that I want for myself as well. Okay, and how can you add value to our organization? My past experiences, and I feel like because I've worked abroad as well as in Pakistan, so I understand the context and the scenario, and I could, bring in my knowledge in terms of bringing the best practices that I understand would be great to implement at LUMS. Okay, so Alina, you've been wonderful. You've talked about LUMS and you've talked about I would say the importance of this organization. And because it's such a big organization, so you would
we expect a certain level of standard and a certain level of threshold, which I think every person, be it myself and be it others, meet. So would you be able to endure that commitment, because you're currently studying as well, you're doing your master's degree? So do you think that you have that level of commitment? Do you think that you could spare out time for our commitments? Because it's a huge thing that we do. And it's not only about quantity, it's not about the number of hours you spend, it's about the quality and the qualitative work you produce. So do you think you would be up for that? Absolutely. I believe because I'm already juggling work with studies, I feel like if I have to switch my job, I can easily do that and I can give my 100% towards my job too. Okay, and why do you want to switch your job? What's wrong with your previous organization? There's nothing wrong because it's been a year that I've worked over there. I feel like I need to gain more experience in terms of changing the organization that I'm working with. It feels a little stagnant at the moment. So when I read about this job opportunity at LUMS, I feel like it's something that I really want to pursue. Okay. Did I ask more? One more. Okay. Let's see. Okay, so imagine there's a scenario where so there's okay, so you have 24 hours and there's an urgent deliverable that has to be done to a client. And one of our, so you were working in a team before, but one of the members has unfortunately fallen ill, or they're not here, basically they're unresponsive. And now we have 24 hours, you have to deliver this to the client. And so what do you do in that scenario? Do you work 24 hours? Do you do your colleagues' work, or do you like tell the management that the colleague has been unresponsive? What's your go-to plan in that scenario? Yeah. So first off, I mean, if I've committed to delivering a document in 24 hours, irrespective of like the situation, I would want to work towards delivering that to the client. But then informing the higher ups about the situation and asking them if they could help me in any way in the situation would be my plan of action, basically. Okay, and imagine that there's been a rift, or there's been a fight between one of your colleagues and one of the managers, and the colleague comes to you and tells you about that this manager has done this to me, etc., etc. Maybe he's not giving me credit, or maybe he's given another person an unfair promotion, etc. So your colleague is distraught. What do you do in that scenario? Do you help him, or do you tell your manager that he's telling this to you? I want to know your course of action here. I mean, initially, I would, if we're friends, or if someone randomly comes up and says this to me, I would calm them down and listen to them from my perspective and from my experience as well. And then try to give like the best of advice that I can, and I won't escalate the situation by taking it up to the manager or something. I would advise them to like give feedback that goes around in the organization instead. Okay. Alina, last question? Last. Yeah. Okay, Alina, last question. Where do you see yourself in 5 years? Okay. So, of course, because my domain is education, I see myself working for literacy initiatives for the government, probably analyzing data regarding education and trying to implement something that is for some greater good as a whole in Pakistan. Okay, thank you so much. Thank you. So selecting, yeah, rejecting. मेरी तरफ से select. Thank you so much. Thank you. Arina, congratulations. Select हो गई आप. Thank you. Yeah. Thank you so much, guys. ओवरऑल कोई फीडबैक देना चाहे, कैसा रहा इनकी डिस्कशन, कैसा रहा इंटरव्यू? Heart rate? Oh, perfect. Okay, sounds good. So ये कुछ चीजें थी, और thanks Alvina. I just forgot the name. Alina. Muhammad.
थैंक यू सो मच मोहम्मद, थैंक यू सो मच अलीना। और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक कन्वर्जेशन रही, एक इंटरव्यू रहा है, और अलीना ने बहुत अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू को वाइंड अप भी किया है। जो चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले थे उन्होंने ऑलरेडी पूछी भी हैं, और अलीना ने उसका आंसर भी किए हुए हैं कि सिचुएशन क्रिएट की है। जब भी आप किसी आंसर को फ्रेम कर रहे होते हो तो स्टार टेक्निक बहुत एक जो यूटिलाइज होती है, जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर रहे होते हो। सिचुएशन क्या थी, उसके बाद आपका टास्क क्या बना, उसके बाद आपने टास्क एक सेट ऑफ गोल्स बना लिए, उसके बाद आप एक्शंस क्या परफॉर्म किए, और उन एक्शंस के रिजल्ट्स क्या निकले। लेट्स सपोज मैं अपने एग्जांपल दूं, व्हेन आई वाज लाइक एक मीडियोकर स्टूडेंट था इन द यूनिवर्सिटी टाइम। मैंने अपने आप को जस्ट इस हद तक रखा था कि लाइक मैं जीपीए कंप्लीट करूंगा 2.5, मुझे बस डिग्री चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ सरवाइव करने के लिए आया हूँ बस। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, जीरो कॉन्फिडेंस के साथ था। तो हुआ ये, एक दफ़ा मेरे एक सीनियर्स का एक अवार्ड सेरेमनी थी, तो हम जूनियर्स को भी वहाँ बुलाया गया। अब बैजेस लगाने थे, तो बैजेस मुझसे ना सेट नहीं हो पा रहे थे, और मेरे साथ वाली मुझे मुझे एचओडी ने कहा कि आप लगाएं और आप लगाएं, और 3 पर्सन थे हम, और सबसे स्लो मैं था। मुझसे वो अवार्ड सेट नहीं हो पा रहे थे। मेरी साथ वाली ने 5 किए, मेरे उससे साथ वाली ने 7 किए, और मैं पहले पे अड़ा हूँ कि यार इसको सेट कैसे करना है इस अवार्ड को। तो एट दैट मोमेंट मैंने अपने आप को एक सेंटेंस बोला, एक सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हुई, मैंने अपने आप को सेंटेंस बोला कि आज मैं लगा रहा हूँ तो कल मुझे लगवाने हैं। और एक सिचुएशन आ गई। अब मैंने टास्क बना लिया अपने लिए कि कैसे ये चीज़ मैंने अचीव करनी है, मेरा गोल सेट हो गया, उसके सब गोल्स मैंने बना लिए। अगर मैं 9 to 5 जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं मुझे मेरी ऑलमोस्ट क्लास 12 बजे ख़त्म हो रही है 9 से, या 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो 3:30 बजे तक, 4:30 बजे तक सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर पाऊँ। अगर मैं नॉर्मल रहा तो मेरे रिजल्ट्स भी नॉर्मल रहेंगे। तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया 9 to 9। सुबह यूनिवर्सिटी 9 बजे आया, रात यूनिवर्सिटी 9 बजे गया। मुझे अगर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लेट्स सपोज मुझे पर्सनैलिटी असेसमेंट एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो उस टॉपिक को मैंने एक्स्ट्रा आवर्स लगा के उसके अदर पर्सपेक्टिव्स को भी देखा कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। पर्सनैलिटी के वर्ड से जितनी चीज़ें निकल सकती थी, मैंने उसको सर्च आउट करके अपने नॉलेज के अंदर लाने की ट्राई की। ये मैंने एक्शंस परफॉर्म किए। उसका रिजल्ट क्या निकला मेरे, कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन यूएमटी इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जिसको वो अवार्ड मिला मेल्स में, और कंसेक्टिवली मैंने 3 लिए। तो एक अचीवमेंट आप किसी भी सूरत में आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मेरे तब पूछा गया था जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया कि आपकी एकेडमिक के अंदर क्या अचीवमेंट है। तो इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, अपने इमोशंस का लाजमी इसमें जिक्र करें, क्योंकि अगर ठंडे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ना तो अगला पर्सन भी आपके उस आंसर को ना नॉर्मल लेगा। थोड़ा सा जूसी बनाने की ट्राई करें। जैसे मैंने अपनी इस सारे सिनेरियो के अंदर स्टोरी टेलिंग की है, उसमें मैंने अपने इमोशंस भी डाले कि मैंने एम्बैरेसमेंट फील किया, और उसका इम्पैक्ट मेरी फीलिंग्स पे क्या आया, और उसके इम्पैक्ट से मैंने उसको पॉजिटिव कैसे किया। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। ओवरा की मैंने भी रिसेंटली बात की थी कि आपको अगला पर्सन देखते ही समटाइम आप जानते भी नहीं, देख के गुस्सा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी देख के आपको बड़ा प्यार भी आ रहा होता है। लाइक अमेजिंग पर्सन है ये, कोई मोटिवेशन स्पीकर या कोई आपका लीडर। द रीजन बिहाइंड दे ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। अगर आपने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, शुक्र करना स्टार्ट कर दें, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एनर्जीज निकलेंगी, लोग इंस्पायर होंगे। अगर आपने नेगेटिव टॉक स्टार्ट कर दी ना कि यार ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी नहीं मिला मुझे, वो भी नहीं मिला, आप लकी तब हैं जब आप सोचते हैं आप लकी हैं। आप अनलकी तब हैं जब आप सोचते हैं कि अनलकी हैं। तो इंटरव्यू के दौरान आपने कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी।
ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। लेट्स सपोज आपके साथ आप शिकार हो गए किसी पॉलिटिक्स का, आप शिकार हो गए किसी लाइक फेवरेटिज्म का, नेक्स्ट पर्सन को फेवरेटिज्म मिल गई, आपको नहीं मिली, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि यार उस पर्सन को फेवरेटिज्म मिल रही है। आपको अपने आंसर्स को मोल्ड करना है। लाइक मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, तो मुझे अपने आंसर्स को फ्रेम करना चाहिए। कैसे कि मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा ये सिनेरियो हुआ था, बट मेरे ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस कम है, मेरे मैनेजर का एक्सपीरियंस आता है, मेरे एक है, उनका देखने का पर्सपेक्टिव मुझसे ब्रॉडर है, तो ही नोज शी नोज कि क्या चीज बेहतर है, किसके लिए बेहतर है और किस तरीके से बेहतर है। तो इस चीज को आपने हमेशा मद्देनजर रखना है कि कभी भी नेगेटिव टॉक किसी रेलेवेंट पर्सन के अबाउट आपने बोलनी ही नहीं है। जो लास्ट थिंग है वो शो ग्रोथ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब आंसर नहीं आ रहा किसी बात का, टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछ ली जाते हैं, तो एट दैट मोमेंट उसे ऑनेस्ट होकर बोलें कि एट द मोमेंट मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता, बट आई लर्न, और मैं डेफिनेटली इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन भी कुछ कर रहा हूँ। अपनी सर्टिफिकेशन को हायर कर, अपनी लर्निंग एटीट्यूड को अगेन एंड अगेन जो नेक्स्ट पर्सन उसको निछावर करेंगे, यार मैं बेस्ट रिसोर्स हूँ इस पोजीशन के लिए, मेरे एटीट्यूड में ये चीजें हैं जो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है हैंडलिंग टफ क्वेश्चंस, कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू के अंदर अपने टफ क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब बात करते हैं अगेन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की, कि कैसे ऑब्वियसली अगर आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आपके ब्रेन जब आपसे पूछा जाएगा कि उस पर्सन के अबाउट आपका क्या व्यू है, आपके मैनेजर के अबाउट आपका क्या व्यू है, आप आपकी टीम आपके के साथ कैसी है, अगर अगर लेट्स सपोज आपके साथ पॉलिटिक्स हो गई है, आपके साथ मिसहैप्स हो गए हैं, तो उसको इस अनकॉन्शियस कहेगा, अनकॉन्शियस चीज एक थॉट आएगी आपके कॉन्शियस के अंदर, ये चीज कि वो नेगेटिव टॉक करो, वो एक रॉ थॉट आएगी कि नेगेटिव बोलो, इस पर्सन मेरे साथ ये किया, बट आपको उस आंसर को रिफ्रेम करना है इन अ पॉजिटिव सेंस, कि मेरा वो होगा कैसे, वो आपको उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रेक भी चाहिए होगा, एक पॉज आपको रिक्वायर होगा। कैसे, लेट्स सपोज मेरे से एक क्वेश्चन पूछती है ज़रफ़शा कि यार आपके मैनेजर ने आपके साथ ये क्यों किया, या आपको लेट्स सपोज टैलेंट एक्विजिशन होता क्या, मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का, टैलेंट एक्विजिशन का, तो आई जस्ट टेक अ पॉज 2-3 सेकेंड, डीप ब्रेथ लूंगा, ओके, उसके बाद रीफ्रेम करूंगा क्वेश्चंस को। ज़रफ़शा आप ये पूछना चाह रही हैं कि एग्जैक्टली टैलेंट एक्विजिशन क्या होती है, या आप आपके उसके क्वेश्चन को रिवाइज करने की ट्राई करूंगा। उस क्वेश्चन को रिवाइज करने करने तक आपकी ब्रेन के अंदर इतने थॉट्स प्रोसेस हो रहे होंगे कि कैसे आपको अपने एक लॉजिक क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप टफ क्वेश्चंस आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े से कंफ्यूज जाते हो। कंफ्यूज आप क्यों होते हो, आपको पता नहीं लग रहा होता है मैंने ये चीज़ बोलनी है या ये चीज़ बोलनी है, इसमें थोड़ा सा हिप्नोटिज्म वाला जिक्र आ जाता है, तो आई लीव इट, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगी चीज़। मैं यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो मेरे साथ अमूमन पूछा जाता था। मेरी डिग्री है साइकोलॉजी, जीसीयू से मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी की एमएससी। आफ्टर दैट मैं यूएमटी में गया, मेरा एमएस काउंसलिंग साइकोलॉजी था। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे इंटरव्यू में पूछा जाता था कि साइकोलॉजी से एचआर में क्यों, तो उसको उसका आंसर मैंने इस तरीके से किया, बफर इट्स ओके या, तो उसका आंसर मैंने इस तरीके से किया कि मैंने लॉजिक क्रिएट की। कैसे, साइकोलॉजी की एक सब ब्रांच है आयो साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, उसका समहाउ रोल एचआर से बहुत रिलेट करता है। उसके साथ साथ मेरी एक पर्सनैलिटी का मैं अपने आप को वैल्यूएट करूँ ना, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत मैच करते हैं एचआर के साथ, सो आई जस्ट वांट टू परस्यू दैट टू मेन। मैंने
2-3 जगहों से अपने पिवट किए, लॉजिक्स उसको फ्रेम करने की ट्राई की और प्रेजेंट किया। और लास्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, स्टे ऑनेस्ट। एग्जैजरेट नहीं करना, ओवर शेयर नहीं करना, लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, अपने आंसर को ब्रीफ करना है। अलीना और जो इनकी मोहम्मद की टॉक थी, उसमें एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी है, वो ये थी कि लंबे लंबे क्वेश्चन भी नहीं थे और लंबे लंबे आंसर्स भी नहीं थे, 4-5 मिनट की डिटेल्स नहीं की। तो अपने आंसर्स को इसी तरीके से आपने रीफ्रेम करके शॉर्ट और ब्रीफ रखना है। जितनी बात पूछी गई है उतना ही आंसर करना है। स्टोरी टेलिंग, इससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, चल सकती है तो यहाँ। ठीक है, तो एक वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपने बताना है कि आपको कैसी लगी और आपकी फाइंडिंग्स इसमें से क्या हैं। ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट। हाउ कैन वी डू दैट? Actually, this moment where I'd had imposter syndrome anyway, running a meeting like this, but I'd been completely misjudged by the people on the opposite side of the table, was actually this incredible superpower. I'll do it again. Yes, who walked out with the deal. I'm gonna replay it. I was running acquisitions for Pizza Express and walked into a meeting room. I was 2 minutes late for the meeting. And the person on the opposite side of the table, the lawyer, looked up and said, "Oh, thank goodness for that. Mine's white with 1 sugar, please." So I thought, okay, this is a moment. Walked round to the coffee, made him his coffee, put the coffee in front of him and said, "Would anybody else like a coffee?" And nobody said anything, nobody wanted one. I made myself a coffee and then sat back down again opposite him. And as he looked up, I watched the colour drain from his face as he realised this enormous assumption that he'd made. And it was such a beautiful moment in my career, really empowering, when I sat there and realised that actually this moment where I'd had imposter syndrome anyway, running a meeting like this, but I'd been completely misjudged by the people on the opposite side of the table, was actually this incredible superpower. Because guess who walked out with the deal? Yeah. So this was an example of storytelling. So anyone जो explain करना चाहे क्या findings है उसकी? मोहम्मद, anyone? Okay. ज़रफ़शां, आप में से? Anyone?
हम ऑनलाइन सर नहीं, ओके ओके ओके, नेवर माइंड। सो इस पूरी वीडियो के अंदर इमोशंस, एक्शंस, इवेंट लोकेशन और करेक्टर की डिस्कशन की गई। अभी सबका स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। आपने किसी को भी कुछ बेचना है ना, स्टोरी बनाओ। मोटिवेशन लेक्चर काम यही करते हैं, स्टोरी बना के प्रेजेंट करते हैं। स्टोरी आपके ब्रेन को लॉजिक देती है। विदाउट लॉजिक आपको इवन दैट छोटे बच्चे को आप यही कहना कि ये काम नहीं करना आपने, वो पूछेगा क्यों, उसका ये सवाल वैलिड है। क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं दोगे ना, तो ऑब्वियसली वो हरकत वो करेगा, वो रिपीटेडली करेगा। जिस चीज से रोकोगे वो चीज करेगा। तो आपको नेक्स्ट पर्सन को चीज समझाने के लिए एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो लोकेशन है, कि आप एट दैट मोमेंट कहाँ खड़े थे, आपकी लोकेशन क्या थी। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, लोकेशन मुझे क्यों बतानी है। विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट पर्सन जो आपकी बात सुन रहा है वो विजुअलाइज कर पाए, उसके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इमेजिनेशन इजीली कर पाए। नेक्स्ट आते हैं कि उस टाइम पे एक्शन क्या लिया गया मेरी तरफ से। मैंने अभी एक स्टोरी बताई थी अपनी कि मैंने अवार्ड कैसे विन किए। मैंने अपने क्वेश्चंस मैंने ट्राई की कि मैं उस चीज को स्टोरी की सूरत में एक्सप्लेन करूं। मैं क्लासरूम में बैठा था, हॉल के अंदर बैठा था, और मैं कर क्या रहा था, बैजेस लगा रहा था। थॉट क्या आई मेरे माइंड के अंदर कि मैंने एम्बैरेसमेंट फील किया, उन्होंने लगा दी, मैंने लगाई नहीं। तो अब रॉ थॉट्स मेरे माइंड में चलने लगी कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा। जिस चीज के लिए आया था, अब वो एम्बैरेसमेंट मुझे आ रही है, वो मुझे बार बार पिंग कर रही है कि यार समा यू हैव टू डू समथिंग। ये चीज नहीं चलेगी। इमोशन जनरेट हुए, एग्रेशन का थोड़ा सा। यहाँ बात एक और इमोशंस के इमोशंस, बेशक वो एग्रेशन हो, जॉय हो, जो मर्जी हो, जो इमोशन मर्जी पकड़ लें, इट टोटली डिपेंड्स। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इमोशन को कैसे लेके चलते हो। एग्रेशन के अबाउट मोस्टली ये कहा जाता है कि बहुत नेगेटिव थिंग है, एग्रेशन होना नहीं चाहिए, ये है वो है। बट इसको अगर रिलेट करेंगे ना एक नाइफ के साथ, ये वैसी ही है। एक डॉक्टर के पास भी छुरी होती है, एक डाकू के पास भी होती है। पर्सपेक्टिव कैसे उसका यूटिलाइज हम करते हैं, एग्रेशन को किस वे में, किस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो, एक सेट ऑफ एनर्जीज को आप कहाँ लगाना चाह रहे हो, मैटर वो करता है। तो मेरे अंदर वो चीज़ क्रिएट हुई। अब उस चीज़ के क्रिएट होने के बाद मेरा डायलॉग स्टार्ट हुआ जिसमें करेक्टर थे, क्रूशियल मोमेंट भी था, जो वाइंड अप मैं नहीं कर पाया। आफ्टर 3 अवार्ड्स, जिस पर्सन ने मुझे एक वर्ड कहा था कि ही वाज लाइक माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कि आपसे तो एक लग नहीं रहा। जब मैंने तीनों विन कर लिए, तो उसी के वर्ड्स थे कि मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, एंड शी लाइक टू कन्वे मी दैट मैसेज, कि जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये यहाँ बैठेंगे। तो एक स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या बेचना चाह रहे हो, किस तरीके से बेचना चाह रहे हो। इन द इंटरव्यू आप अपने आप को सेल करने के लिए बैठे हो, दूसरी साइड पे पर्सन आपका क्लाइंट है, आपको अपने आप को बेचना है। तो विदाउट स्टोरी टेलिंग यू कांट, यू आर अनएबल टू डू दैट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जब भी आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो, उसका इम्पैक्ट आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वीडियो हो गई। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं अपनी
5 साल करियर के अंदर देखी हैं, यार प्लीज कंपनी के कल्चर को सर्च आउट करके जाएं कि एग्जैक्टली एक्चुअली ना हर कंपनी आपके लिए नहीं होती और हर कंपनी के लिए आप नहीं होते। हर कंपनी का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। आप किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो ना, वहाँ चीज़ों को सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। वहाँ की वैल्यूज, वहाँ की मिशंस, एक कंपनी है जिस यहाँ आपसे रिक्वायर किया जाता है कि आपको यस सर ही बोलना है। एक कंपनी है जहाँ आपसे रिक्वायर किया था हमें यस सर नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। एक कंपनी ऐसी है जो कहती है आप फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जहाँ मर्जी काम करके आओ, हमें नहीं, हमें इस चीज़ से नहीं, हमें काम से मतलब है। एक कंपनी है जो 9 to 5 कहती है, 9 to 5 ही रहना है। एक कंपनी है जो 9 to 5 कह के आपको ज़्यादा काम करवा रही होती है। तो रिसर्च करें कि कंपनी का कल्चर कैसा है, वहाँ के मैनेजर्स कैसे हैं, वहाँ लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, वहाँ आपको लर्निंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती। बाकी जिस चीज़ पे मुझे बहुत बिलीव है वो ये है कि जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है ऑब्वियसली आप वहाँ पहुँच खुद ब खुद जाते हो। आई नेवर एक्सपेक्ट कि मैं लम्स के अंदर बैठा हूँगा, बट मेरी एक ट्राई थी जब मैं अपने करियर के आगाज़ में था। यूनिवर्सिटी जब ग्रेड हुआ था तो उस टाइम पे मेरे मार्क्स वगैरह कम थे, बट मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में से एक लम्स भी थी। एट दैट मोमेंट मैं नहीं अचीव कर पाया, वो मेरे लिए नहीं थी। लेकिन जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, बार-बार आप इस चीज़ को सोचो। यहाँ से गुज़रते हुए मैं इस चीज़ को सोचता था कि यार ये चीज़ मैंने अचीव करनी है। एक दिन इधर भी व्हेन आई वाज़ एट डाइकोडस, मेरी सेकंड लास्ट कंपनी थी और मेरी लास्ट कंपनी थी प्योरलॉजिक्स। मैं जब डाइकोडस में था, बहुत स्टार्टअप था और मैंने इस चीज़ को सोचा था कि विजुअलाइज़ किया था बार-बार। रिपीटेडली अपनी थॉट पैटर्न को चेंज करने की ट्राई की थी कि एक टाइम पे आके मैं इस कंपनी में बैठा हूँगा और एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ मैं उधर था। तो विजुलाइज भी साथ-साथ करें। अदर देन दैट स्मार्ट क्वेश्चंस और मोस्ट रीसेंट लाइक आफ्टर द इंटरव्यू आपसे कहा जाता है कि आप अगर आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। उनसे पूछें, अगर मैं हायर हो जाता हूँ तो मुझे किस प्रोडक्ट पे लगाया जाएगा? मेरा मैनेजर कौन बनेगा? आपकी कंपनी के विज़न मिशन क्या हैं? यही विज़न और मिशन आपके क्यों हैं? आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? आपके टीम मेंबर्स कितने हैं? इस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करें। अगले 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 पर्सन से पूछें कि उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है? ये चीज़ें शो करती हैं कि आप कितने पैशनेट हैं उस कंपनी के अबाउट, कितना कुछ सीखना चाह रहे हैं, कि आपके अंदर वो गट्स हैं जो वो चाह रहे हैं। प्रैक्टिस द मॉक इंटरव्यू। बार-बार मॉक इंटरव्यूज़ दें, जो चीज़ें आपसे मिस्टेकनली बार-बार रिपीटेडली हो रही हैं, आप उन्हें इवैल्यूएट करवाएँ नेक्स्ट पर्सन से, यार मुझे इवैल्यूएट करो। आपके नज़दीक मेरे अंदर कौन-कौन सी रिपीटेड मिस्टेक्स आ रही हैं, जिन्हें मुझे बेहतर करना है। विदाउट इट मुश्किल हो जाता है आपका अर्ली सक्सेस, क्योंकि गलतियाँ कर करके बंदा सीखता है। यू आर नॉट द परफेक्शनिस्ट। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। मेरे ना उस्ताद मोहतरम मुझे एक बात कहते थे हमेशा, जब मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, एक बात जो हमेशा मैं अपने माइंड में रखता हूँ कि यू आर ह्यूमन, नॉट एन एंजल। आप फरिश्ता नहीं हैं, आप इंसान हैं और थिंक लाइक ह्यूमन और बिहेव लाइक ह्यूमन। अपने आप को परफेक्ट बनाने की ट्राई ना करो। कहीं न कहीं मिस्टेक होंगी, कहीं न कहीं ट्रायल एंड एरर होंगे। तो जब आप परफेक्ट बनने की ट्राई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, मैं तो हर चीज़ में हरफन मौला हूँ, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं। तो और आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उस चीज़ से। तो ट्राई टू बी नॉर्मल और फेलियर से डरना नहीं है। लास्ट पॉइंट, एंड स्ट्रांग, रीअफ़र्म इंटरेस्ट और नेक्स्ट पर्सन को हमेशा थैंक यू कहना है कि आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी और इस इंटरव्यू से मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली और इंशाल्लाह आई विल इम्प्लीमेंट इट। और जो चीज़ें मुझे नहीं आई थी मैं इसको रिसर्च अभी बैठ के करूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं इन योर करियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपका क्वेश्चन या कोई आंसर है तो यू मे आस्क, द फ्लोर इज़ योर्स। या आयशा, किसी का क्वेश्चन हो तो या
Okay, any kind of feedback you can give me? कैसा रहा session? Or yeah, sure. Avais, you can unmute yourself and ask. Hello, Assalamu alaikum. I'm Awais. So I had a question. How can you overcome, anxiety or nervous during an interview for a starter or someone who's not experienced public speaking or things like that? So how can you overcome these things? या डेफिनेटली ये वो क्वेश्चन है जो मैं अपने आप से भी अक्सर पूछता रहता हूँ, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई भी करता हूँ। जब मैं खुद अपने करियर के स्टार्ट में था ना, तो जब आप ऐसे सिनेरियो में आते हो कि आपसे क्वेश्चन पूछे, आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले भी थोड़ा बहुत एंशियस होते हैं, तो आपके शोल्डर्स, ये चीज़ ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो रही होती है, आपको पता भी नहीं होता। जस्ट ट्राई टू बी नॉर्मल, सबसे पहले ये चीज़ है। उसके बाद आप पानी-शानी पिएँ, रिलैक्स करें। जब रूम में एंटर हुए हैं, कन्वर्सेशन आपने फ़ास्ट नहीं करनी, अपने आप को रिलैक्स करके स्लो डाउन करना है। अपने वर्ड्स बिल्कुल स्लो बोलने हैं, स्पीड पकड़ने की ट्राई नहीं करनी। द रीज़न बिहाइंड इट, जब आप एंशियस होते हो ना, तो आप हमेशा ट्राई करते हो चीज़ें फ़ास्ट करने की, यार जल्दी से हो जाए। उसमें ना थोड़ी साइकोलॉजी होती है कि इंसान के 2 मूड हैं, या किसी भी सिचुएशन के अंदर ना वो फाइट करता है या फ्लाइट करता है। तो जब बंदा एंशियस हो रहा हो तो उस सिचुएशन से भागने की ट्राई कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई जब ये आंसर कर रहे होते हो तो आप भाग के जस्ट डिलीवर करने की, फेंकने की ट्राई करते हो कि यार बस ये यहाँ से निकले। तो आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है और आराम-आराम से बोलना है। और प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब टफ क्वेश्चंस भी आए ना, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, आपने रिलैक्स होके उस क्वेश्चन को अगेन रिपीट करना है कि आप इंटरव्यू कहना है कि आप यही पूछना चाह रहे हो, देन आपके पास थोड़ा-सा इनफ टाइम भी मिल जाएगा कि आप अपने ब्रेन के अंदर अपने थॉट प्रोसेस को रन करके एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। या और विदाउट Thanks a lot. प्रैक्टिस ये होने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, 1 दिन के अंदर, 2 दिन की बात नहीं है। ये प्रैक्टिस के साथ बार-बार जैसे मैंने ज़िक्र किया ना कि आपके न्यूरॉन्स सीखते हैं खुद ब खुद, आपका अनकॉन्शियस माइंड भी सीखता है खुद ब खुद कि ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी। Yeah, Wes, if you have any question more, you can ask. Thanks a lot. I think that pretty much clears everything. Yeah. If you could give any tips to newbies or fresh graduates who are starting, apart from Uh, what you have. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही एक टिप दूंगा कि फेलियर से डरना नहीं है भाई। जितनी भी रिजेक्शन मिले, जस्ट ट्राई टू बी इट नॉर्मल। और स्टार्ट के अंदर आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी फेलियर्स देखने पड़ते हैं, थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर से आपको गुजरना ही पड़ता है। बट उस सब में आपकी लर्निंग होती है, उस लर्निंग को आपने नहीं छोड़ना, सीखते रहना है, सीखते रहना है। फीडबैक ज़रूर लेना है इंटरव्यू से कि यार मुझे एटलीस्ट ये बता दो कि फीडबैक मेरा क्या है। अगर नेगेटिव है तो मुझे बता दो इन एरियाज़ पे मैंने काम करना है, ये एरियाज़ वीक हैं। इंटरव्यू में जब बैठे भी हो, उस टाइम पे भी अपना लर्निंग एटीट्यूड शो करना है, क्योंकि जब इंटर्न्स और न्यूबी आते हैं ना, तो उनकी टेक्निकल स्किल को नहीं देखा जाता, उनके जस्ट कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, उनकी कम्युनिकेशन को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि वो पर्सन हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग फिट होता है या नहीं। उनके टेक्निकल इंटरव्यूज इतने ज़्यादा नहीं होते, जस्ट ये 2 चीज़ देखी जाती है कि बिहेवियरली वो कैसा है। बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग अ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, हम ना किसी भी कैंडिडेट के अंदर 3 चीज़ें देखते हैं, आईक्यू, ईक्यू और टीक्यू। आईक्यू मीन्स एनालिटिकल कैपेबिलिटी, कि यार वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज तो ओके है ना। ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो अपने इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करता है और दूसरों के इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हुए सिचुएशन को हैंडल करता है। और कैसे, और टीक्यू आ गया टेक्निकल नॉलेज,
कि आया उसका टेक्निकल नॉलेज किस लेवल का है, वो 1 ईयर वाला, 2 ईयर्स वाला, 3 ईयर्स वाला, 6 मंथ वाला है, तो वो भी एवेल्युएशन साथ चलती है। लेकिन न्यूबीज के अंदर हम जस्ट ये एवेल्युएट करते हैं कि यार उसका EQ और IQ कितना है, वो मैटर करता है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का इतना एक्सपोजर नहीं होता। आपसे बस रेलेवेंट थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत नाउ हाउ है या नहीं। बाकी ट्रेन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही कर दिया जाता है। या वैसे Thanks a lot, Farouk. Thank you very much for the session. या माय प्लेयर एनीवन किसी और का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो? नो? या महरीन? I have a question. Can you Mhm. explain the concept of a vision board? How does that work? Your concept behind it. विजन बोर्ड, कैन यू एक्सप्लेन मोर के आप विजन बोर्ड किस डायरेक्शन में लेना जा रही हैं, कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस को? Oh yes. Like you mentioned, there is something like called an unconsciously like. या So I feel like some people they make vision boards, like they were saying that they imagine certain things like how they could be like in the next 6 months. They're planning that, they're seeing themselves like over there. So how does that concept actually work? What's the psychology of the brain like? How does that and manifest in the Yeah. उसके अंदर महरीन ये होता है कि आपके ब्रेन के अंदर ना जो चीज इस यूनिवर्स की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जब तक आप कुछ इमेजिन नहीं करते ना। लेट्स सपोज मैं स्लाइड्स बनाई हैं, ये स्लाइड पहले मेरे माइंड में थी, माइंड से रियल वर्ल्ड में आई हैं, तो इमेजिनेशन पहला स्टेप है। जब तक इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं या ये चीज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप इमेजिन करें, बार बार करें, आपके सराउंडिंग में चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे डेवलप होने लग जाती हैं। लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ कि यार एक चीज़ मेरे पास नहीं है, लेट्स सपोज मेरे पास कार नहीं है, कार नहीं है। अब मेरा ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, मैं अनलकी फील कर रहा हूँ। इट टोटली डिपेंड्स कि मैं अपनी थॉट पैटर्न को किधर लेके जा रहा हूँ। अब रीअफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको बार-बार आपका ऑरा सेट कर देती हैं। आपको इतना एनर्जेटिक कर देते हैं कि आप उस चीज़ के बारे में बार-बार सोचने लग जाते हो। क्यों कहा जाता है कि आप एक दिन के इस्लाम में ना एक मुहासबे का वर्ड भी है। आप डे एंड पे अपने आप को एवैल्यूएट करें कि डे एंड पे आपने क्या-क्या किया पॉजिटिव और क्या-क्या नेगेटिव किया है। अब आपको किस-किस चीज़ों पे काम करना है। मोबाइल रख के साइड पे 4-5 मिनट आप अफ़र्म कर लें, रीअफ़र्म कर लें। मैं सेशन आने से पहले ना मैंने कल रात को अफ़र्मेशंस कुछ की थी कि मेरा सेशन बहुत बेस्ट जाएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मुझसे जितना हो सका मैं डिलीवर करूँगा। मेरे पास जो नॉलेज होगा मैं डिलीवर करके आऊँगा। ये सेंटेंसेस अपने आप को बोलना स्टार्ट करें। अकेले बैठ के मिरर के सामने जैसे भी हो, वर्ड को रियल वर्ल्ड में लाएँ। अपने थॉट से निकाल के रियल वर्ल्ड में लाएँ। क्यों कहा जाता है कि जो गोल्स आपके माइंड में है, जो आप बनना चाह रहे हैं, उसको रीराइट करते जाएँ। जेफ बेज़ोस अपने थॉट्स जब वो स्ट्रगलिंग फेज़ में था, तो वो रात सोने से पहले वो रात को 2 बजे हमेशा एक अपने गोल को लिखता था, बार-बार लिखता था। अब रात को लिखने का एक लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा लॉजिक कि आपका अनकॉन्शियस एक्टिव होता है, कॉन्शियस वीक होता है। आप अपने अनकॉन्शियस को ट्रेन करते हो, तभी जाके आपका कॉन्शियस उस चीज़ को समझने की ट्राई करता है। अनकॉन्शियस की गेम थोड़ी बड़ी है। अनकॉन्शियस ही आपको आपकी डेली लाइफ आप कुछ अचीव करवा रहा होता है। अगर मैं नेगेटिव टॉक बार-बार कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मेरा अनकॉन्शियस के अंदर नेगेटिव थॉट्स ही पड़ी हुई हैं। वो मैंने अगेन एंड अगेन जमा की हुई मेरे अपने हार्ड ड्राइव के अंदर। इटसेल्फ मेरा वो हार्ड ड्राइव है। तो कहने का मकसद, अगर आपको डिलॉयट में जॉब करनी है, आपको आईबीएम में जॉब करनी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, पहले माइंड में एक गोल सेट करें, उसको रीराइट करते जाएँ। उसके लिए आप अपने गोल सेट करें, मैं किस-किस तरीके से कर सकता हूँ। ऑटोमैटिकली दुनिया आपके सराउंडिंग में वैसी बननी स्टार्ट हो जाएगी। बिलीव मी, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बताया कि लम्स
तो मैंने जस्ट इमेजिन किया था। आज मैं लम्स में बैठा हुआ हूँ, पीएल के अंदर, मैं पियोलॉजी के अंदर मैंने जस्ट इमेजिन किया था कि ये बड़ी सारी बिल्डिंग है और उस फ्लोर पे मैं बैठा हूँगा, और यकीन जाने आफ्टर 6 मंथ में उस फ्लोर पे बैठा हुआ था। जस्ट इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं कि मैं कर सकता हूँ, उस थॉट को बोलें। या Okay, thank you so much. It was well elaborated. thank you so much. Anyone else who wants to ask something? तो और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का क्वेश्चन या क्वेरी है तो पूछ सकता है, अदर देन दैट फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। Thank you everyone for joining in today, and I'm hopeful you would have learned a lot from Osama. In case you have any question later on, you can always reach out to me or email at cso@lums.edu.pk for any questions. Thank you everyone. Bye bye.